हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो को 2 दिन पहले आना था, लेकिन चूंकि ये फाइल डिलीट हो गई थी और दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने पड़े, लिखने पड़े, तो इसीलिए 2 दिन का डिले हो गया। इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो जर्नल अवेयरनेस क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये वीडियो कम्प्लीटली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसके अंदर जो सेक्शन कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस का, वो है पॉलिटी का। अब जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आपने सॉल्व करा होगा या फिर मेरी वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हैं सही से, तो मैंने बताया था कि 25 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपको 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा ना। ये पॉलिटी का ही पार्ट है, कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं है। तो पॉलिटी के ही अंदर जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया आता है। अब जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कोशिश मेरी यही है इस वीडियो के द्वारा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर सकूं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पेपर है तो ऑब्वियस है कि वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो कोशिश यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं आपको टच करवा दूं इस वीडियो के थ्रू। और जुडिशरी सिस्टम तो टच होगा ही। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा हाई कोर्ट से रिलेटेड 2 छोटी छोटी वीडियो मिलेगी। इस टॉपिक से 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, PIL, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सिंपली आप निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, तो आपको पहला या दूसरा प्लेलिस्ट जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया का मिल जाएगा। आप वहां से सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द करंट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि करंट का मतलब होता है वर्तमान समय में जो सेक्शन स्ट्रेंथ है जजेस का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमें फाइंड करना है। तो करंट सेक्शन स्ट्रेंथ क्या होता है? सेक्शन स्ट्रेंथ ऐसा स्ट्रेंथ होता है जजेस का, मतलब वो हमें टोटल नंबर ऑफ जजेस पूछ रहा है जो कि पार्लियामेंट ने डिफाइन करा हुआ है अभी के समय में। ऑप्शन है 31, 32, 34 एंड 30। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 34। So, as per the Supreme Court, the number of judges Bill 2019, the section strength of the judges is 34. Now, कुछ important other details देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है मेरा current strength of judges including chief justice is 30। अब ये जो था, ये अब 34 जो था ये सेक्शन स्ट्रेंथ था, मतलब पार्लियामेंट ने इतना बोला है कि 34 होना चाहिए। नाउ अब 34 नहीं है, अभी के समय में कितने हैं जजेस टोटल, तो वो है 30। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हैं कितने जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आंसर है 30। लेकिन पार्लियामेंट ने बताया कितना है कि कितना होना चाहिए, तो 34 होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पे कमेंट करेंगे कि 31 है, कोई बोलेगा 32 है, लेकिन 30 प्लस 2 और थे। 2 जो है वो टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट करे गए थे। ठीक है, तो अभी के समय में जो है टोटल स्ट्रेंथ कितना है जजेस का इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 30। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के साइट पे मिल जाएगा, सभी के नाम वगैरह सब आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लिखा गया कि कितने जजेस होंगे। तो चीफ जस्टिस को मिला करके टोटल जजेस की संख्या कितनी डिफाइन करी गई थी? 8। और बोला गया था कि अगर बाद में अगर और ऐड होगा, जजेस के नंबर्स को और ऐड करा जाएगा, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है आर्टिकल 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting a Chief Justice of India and other judges prescribed by the Parliament। अब ये अदर जजेस कितना है? 7। बट इसे अगर ज्यादा करना हो तो पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनऑगरेटेड इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है कब इनऑगरेट हुआ, कब उसने काम करना शुरू करा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन इज 28 जनवरी 1950, थर्ड इज 29 जनवरी 1950 एंड फोर्थ इज 30 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 28 जनवरी 1950।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पहली सिटिंग है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब आप सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगा। अब फर्स्ट सिटिंग का मतलब ये होता है कि उस दिन से इसने काम करना शुरू करा। तो जिस दिन से काम करना शुरू करा तो उसी दिन से वो क्या करेगी? अपने आप को इनऑगरेट करेगी, अपने जो काम है वो शुरू कर रही है, अपना फंक्शन शुरू कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे स्टैब्लिश करा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को किसके द्वारा एस्टैब्लिश करा गया है? पहला है पार्लियामेंट एक्ट 1959, दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तीसरा है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1953 और जो चौथा है वो है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट आंसर है वो है मेरा बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है किस आर्टिकल में ये मेंशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो अभी हमने देख भी लिया था। वैसे 124 आर्टिकल है, 124 के बारे में यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, आप इसे रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है उसे कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन है मेरा पे कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दूसरा है लॉ कमीशन, तीसरा है पार्लियामेंट और चौथा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा पार्लियामेंट। नाउ सैलरी पे बेस मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एमिनेंट पर्संस की सैलरी बताई हुई है। ना अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेकिन आपको चीफ जस्टिस की सैलरी जो है वो पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी आपको मालूम होना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी है 2.8 लाख रुपीस पर मंथ, प्लस इन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है, सभी को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। और इसके बाद जो है अदर जजेस की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपीस पर मंथ है। हाई कोर्ट के जज की सैलरी भी रुपीस 2.5 लाख पर मंथ है और हाई कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी 2.25 रुपीस पर मंथ है, लाख रुपीस पर मंथ है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं है किसी कारणवश, तो उस समय जो है किसी और को ये कार्यभार दिया गया है कि आप चीफ जस्टिस का रोल प्ले करें। तो ये कौन करता है, किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लॉ मिनिस्टर। अगर आपने वीडियो अच्छी से देखी होगी प्लेलिस्ट वाली तो आप आराम से इजीली इसका आंसर दे दोगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट करा जाता है। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल है कि जो मेरा एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो आर्टिकल 126 के तहत आता है। 126 के तहत बताया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। और प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन, कंडीशन क्या है? पहला पॉइंट है द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, चीफ जस्टिस है ही नहीं उस समय जो है किसी जज को जो है चीफ जस्टिस का पोस्ट दे दिया जाता है कुछ समय के लिए या टेम्परेरी बेसिस पे। सेकंड जो केस है वो है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परेली एब्सेंट, छुट्टी पे है वो, ठीक है, एब्सेंट है वो। और तीसरा जो है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। सपोज करो उनका हेल्थ खराब है तो उस सिचुएशन पे भी किसी जज को जो है चीफ जस्टिस का कार्यभार दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। एडहॉक का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी बेसिस पे। तो टेम्परेरी बेसिस पे जजेस को अगर अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो कब किया जाता है? पहला जो ऑप्शन है वो है सम जजेस गो ऑन लॉन्ग लीव, दूसरा ऑप्शन है नो वन इज अवेलेबल फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट, तीसरा है देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट और चौथा है देयर इज नो quorum ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड। जो राइट आंसर है वो है देयर इज नो quorum ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड। जब अब नो quorum का मतलब, एक quorum का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर थिंग्स डिफाइंड है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के द्वारा डिफाइन करी गई है कि इतने जजेस होने चाहिए जो किसी भी केस को सुन सकें। बेसिकली जो केस सॉल्व करे जाते हैं यहाँ पे,
वो एक बेंच करी जाती है जजेस की। अब इस बेंच में जो है मेन हेड होता है मेरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन इसके अलावा मिनिमम 4 और जज होने चाहिए। तो यानी कि टोटल 5 मेंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, तब जाकर के वो एक जो है आप इसे कह सकते हो एक कोरम बन गया यहाँ पे। तो टोटल जितने होने चाहिए, अगर उससे कम पड़ रहा है किसी केस को हेयर करने के लिए, तो उस सिचुएशन पे जो है हम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी, हाई कोर्ट के किसी भी जज को जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे एडहॉक जज जो है वो बना सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकती है हाई कोर्ट के किसी जज को या फिर चीफ जस्टिस को। ना अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जब तक हाई कोर्ट का वो जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करेंगे, तब तक जो है उन्हें जो सैलरी वगैरह सब मिलेगी या जितनी फैसिलिटीज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी मिलती है उतनी ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हु इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फीमेल जज थी उसका नाम था मेरा फतिमा बीबी। 4 ऑप्शन है, तो पहला मैंने बता दिया फतिमा बीबी, बाकी रूमा पाल, लीला सेठ और इंदु मल्होत्रा, इनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल जज जिन्हें डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लिया गया था, वहां से नियुक्त करा गया था, वो कौन थी, तो आंसर है मेरा इंदु मल्होत्रा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो आंसर है रूमा पाल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कौन है किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के, अभी तक हमने सिर्फ जजेस देखा था इन 3 पॉइंट्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कौन है किसकी, किसी भी हाई कोर्ट की, तो आंसर है मेरा लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ जो है वो फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट है। तो किस स्टेट की हाई कोर्ट है अगर आपसे ये पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन है यहाँ पे जस्टिस हीरालाल जय किशुन दास कानिया, दूसरा है उदय उमेश ललित, तीसरा है मेरा पतंजलि शास्त्री, और जो चौथा है वो है मेरा मेहर चंद्र महाजन। जो राइट आंसर है उसका वो है मेरा हीरालाल जयकिशन कानिया, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स में यहाँ पे पहला वाला ही पॉइंट उठा करके मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इन विच ईयर वॉज द कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कोलेजियम सिस्टम बनाया गया था, इस सिस्टम को कब अडॉप्ट करा गया था। ऑप्शन है 1993, दूसरा है 1996, तीसरा है 2000 और चौथा है मेरा 2004। जो राइट आंसर है वो है 1993। इस वीडियो को पॉज करके आप ये पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलेजियम सिस्टम होता क्या है और किस केस के द्वारा कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई डिसीजन हो रहा है तो उस डिसीजन को देने वाला सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं होता, चीफ जस्टिस के साथ 4 और इम्पोर्टेंट जजेस की नियुक्ति होती है, और इन सभी के कंसेंट के बाद, मतलब इन सभी का कंसल्टेशन हो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो ये री स्पेशल रेफरेंस 1998, एक बार इसे जरूर रीड करके जाना, जिसमें अभी मैंने बता दिया है वैसे कि 5 टोटल जज होते हैं किसी भी केस को सुनने के लिए। मिनिमम 5 जज होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, मतलब जो बेंच होगी, जो बेंच बैठेगी जजमेंट के लिए, उसमें 5 मिनिमम जज होने चाहिए, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बाकी जो है नंबर्स चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि केसेस का कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसे वीडियो पॉज करके आप सुन सकते हो या फिर पीडीएफ में अच्छे से रीड कर लेना आप। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने होने चाहिए किसी भी केस को सुनने के लिए। सिंपल सा ये है, ये मैंने अभी बता दिया है आपको, इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वॉज, जो सबसे सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा बेंच बनाया गया है या बना है किसी भी केस को सुनने के लिए, वो कौन सा केस है, मुझसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गोलकनाथ केस, दूसरा ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स केस, तीसरा ऑप्शन है बैंक नेशनलाइजेशन केस, और चौथा जो है टीएमए पाई फाउंडेशन केस। अब याद रखना, केसेस से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 के पेपर में। तो केसेस वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। कोशिश मैंने करी है जितने इंपॉर्टेंट केसेस है मैं आपको यहाँ पे कवर करके दूं, ठीक है, और डिटेल भी मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बताया है। इसका जो राइट आंसर है वो है गोलकनाथ केस, जो पहला सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट केस है, जो कि 13 जजेस का था। उसका नाम था मेरा केशव नंदा भारती केस। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो केस है वो है मेरा गोलकनाथ केस, जो कि 1976 का केस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इमंसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ इमंसिएटेड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना किसी चीज को या फिर किसी बात पे को जोड़ देना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर किसका यहाँ पे बात हो रहा होगा, तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप आराम से इसका जवाब दे दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना हो, इस बात पे जोर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो किस केस में दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पे गोलकनाथ केस, दूसरा है ए के गोपालन केस, तीसरा है मेरा केशव नंद भारती केस, और चौथा है मेरा मेनका गांधी केस। जो राइट आंसर है वो है मेरा केशव नंद भारती केस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 का केस है। स्पेशली ये जो केस है वो स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट में था। केस क्या था वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। केरला गवर्नमेंट ने क्या करा था, लैंड रिफॉर्म्स के अंडर एक डिसीजन लिया था कि अदेनीर मठ के पास जो है टोटल 400 एकड़ की जमीन थी। तो इस 400 एकड़ की जमीन में जो 300 एकड़ की जमीन थी वो केरला गवर्नमेंट ने उनसे लेकर के मतलब बोल दिया कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, एक्स्ट्रा जमीन है, आपका 100 एकड़ में काम हो जाएगा जो भी आप कर रहे हो। तो 300 एकड़ की जमीन ले ली थी इनसे, और ले करके जो है फार्मर्स को, केरला के फार्मर्स को लीज पे दे दी थी। तो इस बात के कारण जो है इनके जो मोनेस्ट्री जो थे उन्होंने क्या करा, केस कर दिया। जो मेंबर, आप समझ लो कि मोनेस्ट्री के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करा, जो है केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल कर दिया, एक केस फाइल कर दिया, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जो डिसीजन लिया केशवानंद भारती केस में वो ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वो अमेंडमेंट ला सकती है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हील्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन मैनर ही लाइक्स बेस्ट। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों का, यहाँ पे मैन है मनुष्य का, आदमी का, चॉक आउट का मतलब योजना बनाना, मतलब आदमी के जीवन को और बेहतर बना सकता है। मतलब चॉक आउट का मतलब और अच्छा बनाना, एक तरह से योजना बनाना आप कह सकते हो। चॉक आउट का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब यही होता है योजना बनाना। तो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है, अपना जीवन और बेहतर बना सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में क्लियर कहा। ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, दूसरा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, तीसरा है मेरा बैंक नेशनलाइजेशन केस, और चौथा है अजहर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। तो जो राइट आंसर है इसका ये है मेरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। डिटेल आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा इंदिरा सावनी केस क्या है, विशाखा केस क्या है, मेनका गांधी केस क्या है, ये सब जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि चांसेस है कि केसेस से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के संदर्भ में कौन सा केसेस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को देखता है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत ये मेंशन करा गया है।
ऑप्शन है आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 रीड विथ आर्टिकल 134A, और चौथा ऑप्शन है 133 रीड विद द आर्टिकल 134A। राइट आंसर अभी मैंने मार्क कर दिया है, आर्टिकल 132 रीड विद द आर्टिकल 134A। अगर आप गूगल करोगे तो आपको गूगल में सिर्फ 132 ही दिखाएगा, लेकिन जब आप रीड करोगे बहुत अच्छे से आर्टिकल जो है 132 और 134A को सेपरेटली, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो गूगल देखो, गूगल करना अच्छी बात है, लेकिन सारे वेबसाइट आपको सही नहीं बताते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट है, वेबसाइट्स बेसिकली जो है, जो लीगल वेबसाइट्स हैं, वहीं पे आपको इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। बेटर है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ जाओ, और इसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर है, और सही है, सारे क्वेश्चंस का आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप आर्टिकल 132 अलग से सर्च करो, उसे रीड करो कि वो क्या कह रहा है, फिर आर्टिकल 134A अलग से रीड करो, फिर आप समझ जाओगे कि जो है आर्टिकल 132 में मेन चीजें लिखी हुई है, लेकिन हमें आर्टिकल 134A की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। इसके अलावा आप जब सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो देखोगे तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन, जितने तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, वो सभी मैंने अच्छे से वहां पे बताए हुए हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, ऑल द केसेस रीडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने सारे केसेस हैं, ऑल द केसेस मतलब सारे केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है, इंटरप्रीट करना किसी चीज को। तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके केसेस समझने के लिए, उसके केसेस को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है। ऑप्शन है आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा है मेरा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और चौथा है मेरा नन ऑफ द अबव। जो राइट आंसर है वो है मेरा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट, एडवाइजरी, रिट और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। चारों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है मेरा क्यूरेटिव पिटीशन इन इंडिया कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? बहुत ईजी है। ठीक है, क्योर पता है ना आपको, CURE, क्योर करना किसी चीज को। तो आप बीमारी को, अब देखो, क्योर करते हैं तो निरोग करते हैं, तो क्यूरेटिव जो है वो निरोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसी को रोग मुक्त करना। पिटीशन समझ में आ रहा है, कोई केस फाइल करना। ठीक है, तो मतलब किसी चीज को हटाने के लिए, मतलब कोई खराबी है कहीं पे, उस चीज को हटाने के लिए जब हम लोग केस फाइल करते हैं, पिटीशन डालते हैं, कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर। तो मतलब किस आर्टिकल के द्वारा जो है हम लोग इस जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कोई भी पिटीशन जो है हम लोग डाल सकते हैं। कैसा पिटीशन होना चाहिए? क्यूरेटिव पिटीशन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 138, 140, 142, 146। जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 142। अंडर आर्टिकल 142 क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। ये यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन। नाउ इसके अलावा क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है वो एक बार रीड कर लेना। इसका ऑब्जेक्टिव मेनली ये होता है कि जो जस्टिस है उसका मिसकैरेज ना हो, या फिर जो एब्यूज जो हो रहा है जस्टिस का वो प्रिवेंट हो सके। मतलब किसी जस्टिस को घूस दे करके जो है जो केस है वो अपने साइड में कर लेना, अपने फेवर में कर लेना, ये सारी चीजें ना हो। इसके अंदर जो रेड वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू पिटीशन कैन बी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 137। अब ये देखो, रिव्यू पिटीशन क्या होता है? सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी, तो अगर वर्डिक्ट को ये लग रहा है कि इनका जजमेंट मतलब सही नहीं है, तो एक बार और पुनः विचार करने के लिए रिव्यू पिटीशन डाला जाता है। मतलब जजेस फिर से बैठेंगी, फिर से जो है सारी दलीलें सुनेंगी, और फाइनल जो है फिर से अपने पहले वाले डिसीजन पे गौर करेंगी और पुनः जो है डिसीजन देंगी। तो दिस इज कॉल्ड रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन जो है आर्टिकल किस में आता है? 137 में आता है। एकदम रट जाना, मतलब कम से कम जो है 7 से 8 एग्जाम में पूछा गया है पिछले 4-5 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में
जो परमिट्स करता है सुप्रीम कोर्ट को टू रिव्यू इट्स जजमेंट और ऑर्डर। अभी हमने देख लिया था, आर्टिकल 137 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। जुडिशियल रिव्यू पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने कवर करी हुई है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पहला ऑप्शन है द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या कहता है या किस चीज पे जोड़ देता है। पहला ऑप्शन है द पावर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का पावर टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, उन्होंने कोई लॉ बनाया है तो वो कितना संवैधानिक है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, उस चीज को चेक करना ये किसका काम है, जुडिशरी का काम है। पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आगे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। इसके बारे में आपको डिटेल में जो है जुडिशियल रिव्यू वाली वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन प्रोहिबिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन को मना, सॉरी द कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड, कोर्ट को मना करा गया है कि वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में किसी तरह की इंक्वायरी नहीं करेगी, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। ऑप्शन है आर्टिकल 127, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 122, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 126 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 139। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा आर्टिकल 122। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 122 के बारे में डिटेल में दे दिया है, लिखा हुआ वही सब, एक बार रीड कर लेना इसे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिफर कर सकते हैं, क्या रिफर कर सकते हैं, किसको रिफर कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम, मतलब जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है और जजेस का जो ट्रांसफर है, ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस का जो काम है किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये जो पावर है वो किस आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस पावर को ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है किसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को, स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि वो इस काम को करे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऑप्शन है यहाँ पे आर्टिकल 127 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 143 सब क्लॉज 11 और आर्टिकल 144 सब क्लॉज ए। जो राइट आंसर है आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में मेंशन है, वीडियो पॉज करके आप एक बार रीड कर सकते हो इसे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द पावर to enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India with respect to any matter, including the union list of legislative power rest with। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द पावर, एक मिनट, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि द पावर टू enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India। ठीक है, जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसे इनलार्ज करा जाए, मतलब उसे बढ़ाया जाए, उनका दायरा बढ़ाया जाए सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का। तो ये पावर जो है वो कहाँ, किसके पास है। ठीक है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ ये पावर किसके पास है, मतलब कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का पावर, मतलब ज्यूरिसडिक्शन के एरिया को कौन बढ़ा सकता है। पहला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीसरा है पार्लियामेंट और चौथा है मेरा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। तो चौथा वाला तो नहीं होगा, ये तो श्योर है, आंसर इसका पार्लियामेंट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन enlarge the jurisdiction and power of Supreme Court or any matter in the union list। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा इसमें यूनियन लिस्ट है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए
ज्यूरिसडिक्शन के पावर्स को, मतलब ज्यूरिसडिक्शन का एरिया जो है, स्पेशली किसके ज्यूरिसडिक्शन का की बात हो रही है यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट का पावर और उनका ज्यूरिसडिक्शन का दायरा बढ़ाया जा सकता है, और ये कौन कर सकता है, तो पार्लियामेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट to seek the court's opinion on the constitutional validity of election commission's decision on deferring the Gujarat Assembly election in year 2002। अब देखो यहाँ पे ईयर 2002 दिख रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि 2002 का केस है यहाँ पे, तो ये एक ऐसा ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात हो रही है जो 2002 में हुआ था, तो इसका 2022 से क्या लेना देना है ना। तो ये 2002 का केस है, लेकिन 2017 के पेपर में और 2019 के पेपर में पूछा गया है। कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक पेपर है उसमें पूछा गया है, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। तो 2017 2019 में आ सकता है, तो 2022 में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब बनाने वाला पेपर है उसके उसको ये क्वेश्चन दिखा कि नहीं, उनके अनुसार ये क्वेश्चन सही लगा कि नहीं। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, और स्पेशली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि आपको बस आर्टिकल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या करा था, 2002 में जो गुजरात असेंबली इलेक्शन था उसे डिफर कर दिया था, मतलब उसे खत्म कर दिया था, बोला था कि नहीं इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्शन को रद्द कर दिया था। तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप बताओ कि ये चीज जो इन्होंने करा है, इलेक्शन कमीशन ने करा है कि गुजरात असेंबली इलेक्शन को डिफर कर दिया, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो ये पावर्स जो है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने की ये सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को चेक करना ये प्रेसिडेंट का काम है। तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, अपने पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करें। यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये किस आर्टिकल के तहत करा गया, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, आर्टिकल 144 और आर्टिकल 145। जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 143। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा अंडर विच लॉ। एक और बात, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, आप सर्च कर लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नाम से ही पीडीएफ डाली हुई है, लेकिन इसमें आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हैं, इंपॉर्टेंट आपके जितने भी शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स है, वो सारी चीजें मेंशन करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच लॉ इज इट प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन ये है कि किस लॉ के तहत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ऑप्शन है मेरा द सुप्रीम कोर्ट रूल 1966, दूसरा है आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीसरा है अ लेजिस्लेशन मेड बाय पार्लियामेंट, और चौथा है मेरा आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहता है एक बार रीड कर लेना। वही चीजें हैं कि जो प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सारा का सारा इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज। जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से ये लिया गया है। पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तीसरा ऑप्शन है ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट, और चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट स्टेटस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज कॉमन लॉ लीगल डॉक्ट्राइन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोवरेन स्टेट has certain characteristics that cannot be erased by its legislature। बहुत सिंपल लैंग्वेज में काम की चीज लिखी हुई है। क्या है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये कहा गया है, मतलब वहां ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये इसका सोर्स है। इसके द्वारा इंटरप्रिटेशन का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो जुडिशियल व्याख्या के द्वारा ये कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या कंटेन करता है कि किसी भी स्टेट का कैसा स्टेट होना चाहिए, सॉवरेन स्टेट होना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के
अंदर वो सारे लीगल इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जो उसका मेन कैरेक्टर जो है डिफाइन करता है। तो उसके उसे जो है कभी भी हटाया ना मतलब उसे कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता, कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ये जो है वो कहलाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे, द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मीटिंग जो है न्यू दिल्ली में होती है, लेकिन वो चाहे तो अपनी मीटिंग जो है कहीं और भी कर सकता है। अब ये जो है किसके द्वारा पॉसिबल है? पहला ऑप्शन है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, दूसरा है इफ द मेजोरिटी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो डिसाइड, नेक्स्ट है मेरा विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और चौथा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो राइट आंसर है वो है मेरा अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग दिल्ली के बाहर भी हो सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिल्ली के बाहर भी दे सकती है, मतलब जाकर के बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की जो होगी जुडिशरी की वो दिल्ली के बाहर भी कहीं पे लग सकती है। नेक्स्ट है मेरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है आप पार्लियामेंट्री एक्ट, दूसरा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तीसरा है मेरा जुडिशियल इनिशिएटिव, और चौथा है मेरा नन ऑफ द अबव। जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा जुडिशियल इनिशिएटिव। ऑलरेडी PIL पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करना जो आपको आई आइकन पे यहाँ पे दिख रहा है। अब बस आपको यहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ, एक और बात, इस पे आई वाले आइकन पे जितने सारी वीडियोस आपको दिख रही होगी उसका PDF आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से वो सारे PDF को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो किससे रिलेटेड है इंडिया में? पहला जो है वो है मेरा कमिटेड जुडिशरी, दूसरा है मेरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नेक्स्ट है मेरा जुडिशियल रिव्यू, और चौथा है मेरा जुडिशियल इंडिपेंडेंट। जो राइट आंसर है वो है मेरा PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द इनवायलेबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इनमें से किस आर्टिकल को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इनवायलेबल, मतलब जिसे हटाया ना जा सके, जो जो मतलब चेंज नहीं हो सकता, बेसिक और जो बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो वो मतलब कौन से आर्टिकल है? सिंपल, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 और आर्टिकल 245। ऑप्शन है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा ही है, 1, 2 एंड 3। ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, ये 3 ऐसे मतलब आर्टिकल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा मेरा 1, 2 एंड आर्टिकल से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको कि PDF आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से सारे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड। जो इंडिया में फेडरल कोर्ट जो है किस एक्ट के द्वारा जो है क्रिएट करा गया? अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल सिस्टम वाला वीडियो देख लिया होगा उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दोगे। पहला ऑप्शन है वो है मेरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, नेक्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद है मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम 2022 वाला या फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर FCI मैनेजर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन तीनों एग्जाम से रिलेटेड अगर आप फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो निशांति एकेडमी आप जरूर डाउनलोड करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इन सभी के प्रीवियस पेपर आपको तुरंत मिल जाए और अच्छे तरह से सॉल्व मिले, तो निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल जो कि ये है, इसे जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है तो, क्योंकि 27 के बाद, ठीक है, आपको इन सारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपको निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेम्बल का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया गया है, मतलब वहां किस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है USA। तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। अब आप गूगल कर लेना इस टॉपिक को,
क्योंकि चूंकि बहुत लंबा ये फाइल है तो ऑब्वियस है कि एक स्लाइड में ये नहीं आएगा, फिट नहीं बैठेगा। तो अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, क्या क्या बोरो करा गया है, अगर आपने नहीं रीड करा है तो इसे रीड करके जाना है, इससे क्वेश्चंस लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ अ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स है उसका यूनियन का कॉन्सेप्ट ये जो है कहाँ से लिया गया है। पहला है मतलब कौन से एक्ट से लिया गया है या कौन से लॉ से लिया गया है, ये पूछा गया है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है मेरा द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट और चौथा है मेरा स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। इसके द्वारा यूनियन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है किस एस्पेक्ट में डिफर करती है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बोथ आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑप्शन है अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है बाई कैमरल लेजिस्लेचर और चौथा ऑप्शन है अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखो बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अब तो यहाँ पे बोथ के बारे में बात हो रहा है तो ये डिफरेंट तो नहीं बताएगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही लिया गया है इंडिया में, तो ऑब्वियस है कि ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो ये जो है डिफरेंस है। बाकी जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों में क्या डिफरेंस है मेन वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, इसे एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर मतलब आप देख लोगे किसी ना किसी पेपर में ये हमेशा मिलता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे 41 अमेंडमेंट, दूसरा है मेरा 42nd अमेंडमेंट, तीसरा है मेरा 43 अमेंडमेंट और चौथा है मेरा 44 अमेंडमेंट। तो जो राइट आंसर है इसका ये है मेरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया इज द रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है। तो इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब ये है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हम ही लोगों में से क्या करा जाएगा, इलेक्ट करा जाएगा, चुना जाएगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल पीपल से ही लिया जाएगा और मतलब मोनार्ची सिस्टम जैसा कुछ इंडिया में नहीं होगा, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। तो इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। नेक्स्ट है मेरा देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है, जल्दी में प्रिंटिंग एरर हो गया। नेक्स्ट है मेरा देयर इज नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया और जो चौथा है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। राइट आंसर बता दिया मैंने, नो हेरिडिटरी रूल्स इन इंडिया। बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे रिपब्लिक स्टेट का मतलब क्या होता है वो अच्छे से आपको लिखा हुआ है, एक बार रीड कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मेरा ऑल पर्सन्स कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन। जो सारे लोग हैं वो कंप्लीटली और इक्वली क्या है, ह्यूमन है। ये कौन सा प्रिंसिपल हमें कहता है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सलिज्म, दूसरा ऑप्शन है हॉलिज्म, तीसरा ऑप्शन है सोशलिज्म और चौथा ऑप्शन है इंटर एक्शनिज्म। बहुत सारे लोग इसका आंसर सोशलिज्म मार्क करेंगे लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म हमें क्या कहता है कि वी आर ऑल इक्वली इंटाइटल्ड टू आवर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट को जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इसका सही आंसर मार्क कर देंगे। प्रियम्बल इसका राइट आंसर होगा। तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे हॉर्सोस्कोप ऑफ वन सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया है। किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन इंस्ट्रेंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कितने तरह की जस्टिस का उल्लेख करा गया है, इंस्ट्रेंड है प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो जो राइट आंसर है वो है मेरा 3। कौन कौन से 3 टाइप की जस्टिस है,
तो एक है मेरा सोशल जस्टिस, दूसरा है मेरा इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा है मेरा पॉलिटिकल जस्टिस। तीनों क्या होता है यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है मेरा विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से कौन सा जो है किसी स्टेट के लिए प्रोमिनेंट होता है, मतलब मेन क्या होता है। पहला है फ्लैग, दूसरा है मेरा कैपिटल, तीसरा है सॉवरेनिटी और चौथा है हेड ऑफ अ स्टेट। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सॉवरेनिटी। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है या कम्युनिस्ट स्टेट के बारे में बताता है या डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बताता है या फिर पुलिस स्टेट के बारे में बताता है। जो आंसर है इसका वो है मेरा वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर आर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज दी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, वो जो है वो क्या बताता है। देयर आर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज सॉरी, मतलब किस कारण से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया है वो हमें बताना है। ऑप्शन है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा कैन नॉट डिसॉल्व और चौथा ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखो 2 और 3 तो ऐसे ही गलत है। अब लोकसभा की जो मेंबर्स होते हैं उसे पीपल के द्वारा इलेक्ट करा जाता है, लेकिन अब ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए हो गया क्योंकि जो पार्लियामेंट होगा उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा का पूरा लोकसभा को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है मेरा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया का जो मेन सोर्स है, ठीक है, वो क्या है। पॉलिटिकल पावर समझ में आ गया, मतलब पॉलिटिकल पावर्स मतलब नेता वगैरह सबके पास जो पावर्स है उसका मेन सोर्स क्या है। तो पहला ऑप्शन है द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट। ठीक है, बच्चा बच्चा इसका जवाब दे देगा, पीपल इसका आंसर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का इनमें से क्या फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। दूसरा ऑप्शन है, ये तो फीचर है इंडिया का। दूसरा ऑप्शन है powers have been clearly divided between the centers and the state। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे the federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha। और चौथा ऑप्शन है it is the result of an agreement among the फेडरेटिंग यूनिट्स। तो चौथा ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे मतलब जो इसका आंसर होगा नॉट बोला है ना, तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो है इंडियन फेडरलिज्म का जो है फीचर नहीं है। आई थिंक यही होना चाहिए, यही है भी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। अब इसमें जो इंडियन फेडरलिज्म है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे रीड कर लेना आप। नेक्स्ट है मेरा हु सेड इंडिया इज द क्वाजी फेडरल स्टेट। किसने कहा था कि इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है। पहला ऑप्शन है हरोल्ड लस्की, दूसरा ऑप्शन है इवर जेनिंग्स, नेक्स्ट मेरा लॉर्ड ब्राये है और उसके बाद जो है मेरा केसी वियरी है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा केसी वियरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। क्वेश्चन है यहाँ पे किसने रिजेक्ट करा किसको, तो एक प्रिंसिपल जो था एडमिनिस्ट्रेटिव का वो एज अ मिथ एंड प्रोवर्ब। हु रिजेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो प्रिंसिपल हैं उसे मिथ और प्रोवर्ब्स बोल करके रिजेक्ट करने वाला कौन था। आंसर है हर्बर्ट साइमन, ट्विट वाल्डो, नेक्स्ट मेरा फ्रैंक मरीनी और FW रिक्स। जो राइट आंसर है वो है मेरा हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट है यहाँ पे इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसने कहा था कि जो मेरा रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को सही तरीके से बैलेंस करता है। तो केसी वियरे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। क्वेश्चन है किस आर्टिकल्स के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स की गारंटी लेता है।
तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 12 to 35, देन 12 to 30, 15 से 35 और 14 से 32। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा आर्टिकल 12 to 35। बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे 14 से 32 वाला, ये गलत है। यहाँ पे सारे आर्टिकल्स मैंने अच्छे से मेंशन करे हुए हैं, एक बार रीड कर लेना। ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, द प्रोविजन ऑफ रिवीजन ऑफ ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्रोविजन है रिजर्वेशन का ओबीसी के, वो जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आता है। तो पहला है आर्टिकल 13(2) एंड 14, दूसरा है आर्टिकल 14 एंड 15, तीसरा जो है आर्टिकल 15(4) एंड 16(4), और चौथा है आर्टिकल 17 एंड 18। जो राइट आंसर है वो है मेरा आर्टिकल 15(4) एंड 16(4। अब ओबीसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत अच्छे से सारा डिटेल मैंने मेंशन करा हुआ है, इसे रीड कर लेना। कुछ कमीशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, मतलब ये वाला पॉइंट जो है, सारे पॉइंट्स अच्छे से देख के जाना, मे बी इसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्टिकल 51, 48A, 43A एंड 41 है। जो राइट आंसर है वो है मेरा 51। एक बार रीड कर लेने से। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसे कौन इलेक्ट करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नेक्स्ट है ओनली द मेंबर ऑफ लोकसभा, नेक्स्ट है मेरा ओनली द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा। आंसर है यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट देयर इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी दी एक्टिंग प्रेसिडेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट वेकेंट है और उस समय जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट है वो भी नहीं है, तो उस सिचुएशन पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कौन बनता है। तो आंसर है इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया, सॉरी उन्हें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। Who among the following is considered to be the first law officer of the government of India? जो पहला लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कौन है। आंसर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा मेरा सॉलिसिटर जनरल, देन अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। जो राइट आंसर है वो है मेरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आर्टिकल 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इनका क्वालिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा जो है चीफ लीगल एडवाइजर होता है ये गवर्नमेंट का। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जो है जरूर रीड करिएगा। प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो के वेणुगोपाल जो है वो प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।